किसान भाइयों को, जो किसान इस देश में रह रहे हैं, उनको उग्रवादी तक कह रही है जी, उनको खालिस्तानी कह रही है। क्या वो खालिस्तानी लोग हैं? देश के किसान शहीद हो चुके, उसके लिए एक शब्द इन्होंने नहीं कहा। केवल देश की आम जनता का खून चूसा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। ये किसान विरोधी सरकार है। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं जय चौधरी। HBN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ अलीगढ़ की जानी मानी हस्ती, अलीगढ़ के सपा जिला अध्यक्ष गिरीश यादव जी आज हमारे साथ हैं। आज हम इनसे कुछ खास मुलाकात प्रोग्राम है, इनसे कुछ बातें करेंगे, कुछ मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है गिरीश यादव जी आपका HBN न्यूज का। मेरा गिरीश यादव जी से पहला मुद्दा, पहला प्रश्न ये होगा कि गिरीश यादव जी आज तक किसानों को, किसान के मुद्दे को लेकर, किसान प्रोटेस्ट को लेके 100 दिन से ऊपर का समय बीत चुका है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में आज भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। ऐसा क्यों? देखिए, जहां तक बात बीजेपी की है, किसान विरोधी सरकार है। लगभग 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं और खुले आसमान के नीचे ठंड के समय किसान, बुजुर्ग, महिलाएं दिल्ली के बॉर्डर पर जमे रहे। जो 3 काले कानून सरकार लेके आई थी। जहां तक बात समाजवादी पार्टी की है, जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ 7 दिसंबर से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने उसी दिन से किसानों के समर्थन में किसान घेरा, किसान पंचायत तरह के प्रोग्राम लगाए और किसान पंचायतें हमारी व्यवस्था चली। जी सर, वो 3 देखिए, जहां तक बात आ रही है, लगभग 200 से ज्यादा किसानों की शहादत दे चुके हैं। लेकिन ये जो सरकार बिल लेके आई थी, वो हमारे राष्ट्रीय महासचिव आदरणीय प्रोफेसर राम गोपाल जी ने सदन में ये कहा था कि ये विधेयक इन लोगों ने तैयार नहीं किए, ये पूंजीपति लोगों ने तैयार किए हैं और इन्होंने तो उसको लाके सदन में पास किया। तो सर, वो कौन पूंजीपति है? देखिए, आपको सब मालूम है, चंद घराने हैं, अंबानी, अडानी, गिल, जो गुजरात, टोटल गुजरात के लोग पूंजीपति देश पर हावी हैं। आज टाटा बिरला को लोग भूल गए। हम बचपन में सुनते थे जो टाटा बिरला है, लेकिन वो सारे अलग हो गए। आज केवल अडानी और अंबानी, अडानी रेल, अडानी, ये पता नहीं क्या क्या हो रहा है। गिने चुने चंद्र पूंजीपतियों की सरकार पैदा रही, किसानों की बात नहीं सुन रही है, किसान विरोधी सरकार है। और निश्चित रूप से ये पार्टी मांग करती है कि किसानों के हित में ये काले कानून, तीनों विधेयक तुरंत वापस लेने चाहिए। सरकार का कहना है कि किसानों को विपक्षी पार्टियां समर्थन कर रही हैं, उनका विरोध कराने में उनका पूर्ण रूप से समर्थित तरीके से समर्थन कर रही है, तो इसमें विपक्षी पार्टियों का हाथ है। तो इसमें क्या कहना चाहिए? देखिए, कोई भी कार्य अगर गणतंत्र के खिलाफ होता है इस सरकार के, हमेशा ये बीजेपी सरकार ये कहती है कि ये विपक्ष काम है। ये किसान भाइयों को, जो किसान इस देश में रह रहे हैं, उनको उग्रवादी तक कह रही है, उनको खालिस्तानी कह रही है। क्या वो खालिस्तानी लोग हैं? आप पंजाब के किसान, हरियाणा के किसान, ये महाराष्ट्र के किसान, सभी पूरे प्रदेश से किसान वहां पर पहुंचा हुआ है, उनको उग्रवादी बता रहे हैं आप? जिस देश के नागरिक, जिस देश का किसान अन्नदाता है, उस अन्नदाता जो हमारी GDP को बहुत बड़ी बढ़त देता है, उसी अन्नदाता को आप उग्रवादी कह के बता रहे। तो कोई भी पार्टी उस किसान आंदोलन को समर्थन बाहरी तौर से दे रही है, नैतिक समर्थन दे रही है, लेकिन जहां किसान है वो पूर्ण रूप से भारतीय किसान है। और ये सरकार दिमाग भटकाने के लिए, लोगों का मूल मुद्दे से हटाने के लिए ये कह रही है कि राजनीति से प्रेरित। ऐसा कहीं कुछ नहीं है। ये किसानों की अपनी समस्या है और अपनी किसानों अपनी समस्याओं को लेकर और टीम वहां बॉर्डर पर जवाब देती है। सरकार तो कहती है, मोदी जी ने खुद कहा है कि मात्र मुझसे 1 कॉल की दूरी है किसानों की, मुझे 1 कॉल करें
मैं आपकी समस्या के लिए खड़ा हुआ हूँ, तो इस पे क्या कहेंगे? देखिए चौधरी साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि 200 किसानों की शहादत के बाद क्या किसी बीजेपी के सीनियर लीडर ने उनके प्रति संवेदना के 2 शब्द प्रकट किए किसी चैनल से, किसी अखबार से? अगर नहीं किए, आदरणीय नेतागण बीजेपी के लोग किसी के बच्चे होने के लिए जा सकते हैं, कहीं और जा सकते हैं, लेकिन 200 किसान से ऊपर इस देश के किसान शहीद हो चुके, उसके लिए एक शब्द इन्होंने नहीं कहा, कहीं एक वो फिर प्रकट नहीं किया। बात आती है एक फोन कॉल की। अरे कितने दिन हो गए, लगभग 1 महीना से ऊपर हो गया इस बात को। क्या इतना लंबा डिस्टेंस हो गया कि एक फोन कॉल नहीं हो पाई? जब किसानों के नेता ये सभी कह रहे हैं कि हम वार्ता को तैयार हैं, तो ऐसे क्या कारण है कि सरकारों से वार्ता नहीं कर रही? कारण केवल एक ही है चौधरी साहब, कि सरकार अपने चंद पूंजीपति मित्रों को लाभ देने के लिए किसानों का शोषण करने जा रही है। तो आपका कहना है कि ये निजीकरण जो हो रहा है भारत में, तो क्या ये इसीलिए हो रहा है? देखिए, हम अगर आप थोड़ा सा पीछे जाए 14 से पहले की बात जी, जब आदरणीय पीएम साहब सीएम हुआ करते थे जी, तब ये कहते थे कि इस देश में निजीकरण नहीं होना चाहिए, मनरेगा नहीं होना चाहिए, सारी जो आज योजनाएं हैं वो ये बीजेपी के लोग ये कहते थे कि सब गलत है। लेकिन उस समय 51% एफडीआई कांग्रेस रखना चाहती थी अपने पास शेयर्स, लेकिन आज सरकार देख लीजिए, निजीकरण की आप बात है, सबसे पहले निजीकरण में लोगों को देश की धरोहर लाल किला को पहन किया, हवाई अड्डे चले गए, अडानी रेल चालू हो गई, जो बीपीसीएल कंपनियां थी जो लगभग 40 लाख करोड़ सालाना प्रॉफिट दिया करती थी, उनको इन्होंने निजीकरण हाथों में दे दिया। ऐसा कौन सा शक्ति, अभी सदन में ये विधेयक लेके आए हैं कि जो LIC भारत की सबसे विश्वसनीय हम लोगों की सुरक्षा के लिए और एक संस्था थी, उस LIC पर लोग भारत के विश्वास करते थे और करते हैं, उस संस्था की भी ये 70% से भागीदारी निजीकरण में लेने की तैयारी विधेयक लेके आ रहे हैं। अब आप ऐसी चीज भारत में बता दीजिए जिसका निजीकरण होने नहीं जा रहा। शिक्षा का निजीकरण हो रहा है, कौन सा स्वास्थ्य का निजीकरण हो रहा है, कौन सी ऐसी चीज बची है जिसका निजीकरण हो रहा है? पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी जिसने देश को गुलाम बना लिया था। आज तो ऐसी कितनी कंपनियां इस देश में पहुंच चुकी है, और आने वाले समय में हमारा भविष्य क्या होगा, हमारे देश का क्या भविष्य होगा, ये आप स्वयं जान सकते हैं। नहीं, सरकार का तो कहना है कि भाई राजकोष खाली है, इसलिए हम लोग निजीकरण के तहत ये काम कर रहे हैं। देखिए, जहां तक बात राजकोष की आती है जी, ऐसा इन्होंने कौन सा काम कर दिया? अगर बॉम्बे के, सूरत से बॉम्बे के लिए मेट्रो कौन सी ट्रेन है, वो बुलेट ट्रेन चलाने के लिए, जिसपे बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा है, उस बुलेट ट्रेन में मैं और आप नहीं बैठ सकते। कारण क्या है? वहां से सूरत से चंद हीरे के व्यापारी बॉम्बे जाएंगे और बॉम्बे से अपना अप डाउन करेंगे। तो ये केवल काम हम गरीब आम जनता का खून चूस कर केवल उनके लिए फायदे किए जा रहे हैं। आपने रोजगार सारे छीन लिए हैं, आप कह रहे हैं खजाना भर रहे हैं, उस खजाने को कहां खर्च कर रहे हो? किस पर खर्च कर रहे हैं? बैंकों के अपने जो एनपीआर होता है, जिसपे बैंक अपना घाटा दिखाती है, जो कर्ज देती है, एनपीए। आप बताइए, क्या मुझे और आपको जाके 1 लाख रुपए कर्ज मिल सकता है? नहीं मिलेगा। लोग लाखों करोड़ रुपए कर्ज लेके बैंक को डुबा रहे हैं, और आप कह रहे हैं खजाना भर रहे हैं। हमारा पैसा हम पे टैक्स लगा के, महंगाई बढ़ा के उनको जमा कर रहे हैं। केवल देश की आम जनता का खून चूसा जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। न देश सरकार कोई काम कर रही है। जहां तक महंगाई की बात है, आपने महंगाई वाले में आज ये बताइए, मैं अखबार में पढ़ रहा था, आज क्रूड ऑयल का दाम $70 पर बैरल है। अथॉरिटी के नहीं तो आप किसी भी उससे डाल कर लीजिए, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम क्या है? 100 रुपए का लगभग पेट्रोल पहुंची हुई है, 90-80 के आसपास डीजल पहुंचा हुआ है। जब ये गैस 840 रुपए के आसपास लगभग एक सिलेंडर हो गया है। आप कहते थे कि हमने उज्ज्वला में गैस सिलेंडर दिए,
जब उज्ज्वला गैस सिलेंडर को भरवाने के लिए गरीब आदमी के पास पैसा ही नहीं है, आपने गैस इतनी महंगी कर दी, उसका निश्चित रूप से कहां लेके जा रहे हैं। हम तो ये मान के चल रहे हैं कि केवल सरकार आंकड़ों में बेवकूफ बना रही जनता को, छलावा दे रही है। एक मुद्दा खत्म नहीं तो दूसरे मुद्दे को आके लेके आ जाती है। अब तक का सबसे बड़ा हमें ये बताइए, जब कोरोना चला कोविड-19 का, पीएम का जो खाता होता है उसका ऑडिट क्यों नहीं हो सकता? जब देश को हर एक आदमी को जानने का था उसमें कितना पैसा आया, कहां खर्च किया, हमने भुगता इस बात को। लगभग 1 से सवा लाख रुपए एक मरीज पे ये दे रहे हैं। खर्चा कितना होता है वहां दिया गया था, हार्ट की 1000 से 2000 रुपए का खर्चा, बाकी पैसा कहा जा रहा है। अब तक का कोविड का सबसे बड़ा अगर घोटाला होगा तो कोविड-19 में जो हुआ है वो सरकार है। जहां तक बात किसानों की आती है, बात किसानों करते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर 700 रुपए एक ट्यूबवेल का मासिक शुल्क जाता था बिजली का। आज आप पता कर लीजिए, लगभग 2100 रुपए 3 गुने बिजली के दाम कर दिए गए। सरकार तो कहती है कि हम किसानों को 2000 रुपए माह दे रहे हैं। 6000 रुपए हम ये चाहते हैं कि सरकार हम किसानों को कुछ ना दे इस तरह का, केवल जो एमएसपी है उस पर हमारी फसलों की खरीदारी कर ले। धान की एमएसपी 1800 कुछ रुपए थी, आप पता कर लीजिए मंडियों में और लोकल किसानों से, किसान का धान 1100 रुपए से ज्यादा नहीं बिका। अगर 2000 रुपए 4 महीने में दे रही है सरकार तो क्या बड़ा कर रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने आदरणीय अखिलेश यादव जी के मुख्यमंत्री काल में 55 लाख समाजवादी पेंशन दी थी, जिसमें 6000 रुपए सालाना प्रत्येक परिवार को मिलते थे। आप कैलकुलेशन करा लेना उसकी, ये पूरे उत्तर प्रदेश में इतना किसानों को नहीं दे रहे हुए, उससे 4 गुने हम समाजवादी पेंशन दे रहे थे। ये कहते थे कि हम, इनके मैनिफेस्टो में था उत्तर प्रदेश में कि हम लैपटॉप देंगे शिक्षित लोगों को। आज तक इन्होंने एक लैपटॉप नहीं दिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार थी, जो लैपटॉप उन्होंने दिया, 18 लाख लैपटॉप दिए 24 साल। और आज भी अगर जब वो लैपटॉप खुलते हैं तो उस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का और नेताजी का फोटो आता है। कन्या विद्याधन समाजवादी पार्टी सरकार ने दिया। लॉ एंड ऑर्डर के लिए आज अगर आप 100 नंबर पर फोन करते तो पुलिस आपके यहाँ 10 से 15 मिनट में पहुंचती थी। ये हमारे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी की सोच थी, और वो कार्य करके दिखाया 100 नंबर को, जो शायद कहीं सोच नहीं सकते। ये लोग क्या करते, नाम बदलने की राजनीति, उस 100 नंबर को इन्होंने 112 नंबर कर दिया। गाड़ियां मेंटेन नहीं करा रहे। आपको कभी जो हिसाब ये भी लगेगा, अगर आप लखनऊ जाए, आप जय चौधरी हैं तो आप यश चौधरी होकर वापस ना आ जाए। ये शिलान्यासों का शिलान्यास करते हैं। ये कुछ कर, देखिए मेट्रो सब समाजवादी सरकार लखनऊ में चला दी, लेकिन उन्होंने अपना सुना दिया। एक्सप्रेस पे आगरा टू लखनऊ आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बनाया, उस पर हमने हवाई जहाज फाइटर से लेके और इस देश का सबसे जो हैवी मतलब प्रोडक्ट सामान ले जाने का जहाज है हरकुलस, वो उस एक्सप्रेस पर रुका। कारण ये था कि राष्ट्रीय नेतृत्व हमारे माननीय अखिलेश यादव जी की सोच थी कि हम प्रोग्रेस कैसे करें, विकास कैसे करें। समाजवादी के लोग, हमारी नेता विकास की बात करते हैं और ये लोग विनाश की बात करते हैं। ये भाई भाई में लड़ाने की बात करते हैं। हम सर्वधर्म समाज की बात करते हैं, लेकिन ये लोग भाई भाइयों में झगड़ा करा के, आप हिंदू हैं, आप मुसलमान हैं, आप ये हैं, आप वो। ये विकास का आप बताइए। इन्होंने कहा था उत्तर प्रदेश में जब सरकार के, जब इन्होंने मैनिफेस्टो था, आप चेक कर लेना कि हम 10 एम्स देंगे उत्तर प्रदेश को। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने अब तक कोई एम्स बना के तैयार किया है? इन्होंने कोई एक्सप्रेस बना के दिया है? सरकार सब मुद्दों पर विफल है। आज जहां 200 किसान शहादत दे चुके, उनकी शहादत पर आप खुशियां मना रहे हैं कि हमारे 4 साल के हत्या का इन्होंने पुराण रखा है कि हम उनकी खुशियां मनाएंगे। क्या है आपका मानना? ये किसान विरोधी सरकार है, नौजवान विरोधी सरकार है। इन्होंने कहा था कि 4 लाख रोजगार हम देंगे। आंकड़े बहुत बढ़िया है, लेकिन हम पूछना चाहेंगे, आप सर्वे कराइए कि कितने कोई नौकरियां चली और गई। नौकरियां मिलने की बात तो बहुत दूर,
नौकरी चल रही। आदरणीय ने कहा था कि सब लोग पकोड़े बेचेंगे, वो मिलेगा, रोजगार मिलेगा। हम और आप सब लोग और पकोड़े बेचने तो खाने वाला कौन होगा? कोई ना कोई तो होना चाहिए खाने वाला जी। सरकार का एक भी काम सही नहीं है, जनता को ये गुमराह करके सरकार में है। सरकार तो कहती है कि हमने बहुत सारे काम किए हैं, जैसे उन्होंने धारा 370 का वो किया और अयोध्या का मंदिर बनवाया, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, जहां तक बात आती है अयोध्या के मंदिर की, हमारी पार्टी, हमारे नेता जी ने शुरू से ये कहा इस डिसीजन को कोर्ट के ऊपर छोड़ दीजिए जी। जो कोर्ट डिसीजन लेगा उसमें सहमत है, तो इसमें उनका कोई वो नहीं है, न उनका कोई योगदान है। जो कोर्ट ने डिसीजन दिया, कोर्ट ने कहा कि ये चीज ऐसे है, मंदिर वहां पर है, मंदिर बनेगा। हमारी पार्टी ने, सभी लोगों ने, सभी समाज ने उसको तरह स्वीकार भी किया है और मंदिर बना। तो मंदिर बनाने में बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, जो फैक्ट है वो कोर्ट का है। जहां तक बात धारा 370 की है, आप मुझे एक बात बता दीजिए, धारा 370 के हटने से या ना हटने से या रहने से आम लोग जो यहाँ के हैं, एक जेडपी को छोड़ दीजिए, हम पर आप पर क्या असर पड़ रहा? मैं और आप तो वहां जाके जमीन खरीदने, अगर वो इतने ही हितैषी हैं बीजेपी वाले, तो क्यों नहीं कश्मीरी पंडितों को वहां जाके अभी तक उनको स्थापित करा दिया? इनके कहने और करने में बहुत अंतर है चौधरी साहब जी। अगर सही बात ये होती कि अगर आपने धारा 370 खत्म की है, तो जो विस्थापित कश्मीरी पंडित थे उनको अब तक वहां पर स्थापित कर देना चाहिए था, तब धारा 370 हटाने का सही मुद्दा निकला था जी। जैसे कि अभी योगी सरकार है, योगी जी बहुत ही जोर जोर से कहते हैं कि हमारी प्रशासन व्यवस्था सबसे अच्छी है अब तक के शासनकाल में, तो इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उनकी प्रशासन और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जी इस प्रदेश में जी, जहां बहन बेटी माओ की इज्जत सलामत ना हो, आए दिन आप देख रहे हैं कि जब चाहे बुलगड़ी कांड रहा हो, चाहे हाथरस का एक और कांड रहा हो, चाहे अलीगढ़ के अकराबाद में यहाँ का कांड रहा हो, आए दिन बच्चियों के साथ रेप बलात्कार हो रहे। कोई किसी को ठोक रहा है जी, कोई पता नहीं, पुलिस उनको ठोक रही है, आप लोग पुलिस को ठोक रहे हैं, विधायक थाने में पीट रहे हैं, पुलिस विधायकों को पीट रही है। ये लॉ एंड ऑर्डर है? आपने अभी कहा या कल के अखबार में है, एएसपी से लेके सीओ से लेके दरोगा तक को सस्पेंड किया गया है, कारण उनकी दहशत। आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हो, भ्रष्टाचार इस चरम पर है कि आप कहीं से निकल के जाइए, आपकी गाड़ी है 50,000 की, तब तक चालान है उस पे 1 लाख के ऊपर हो सकता है, उस गाड़ी को बेच के भी आप उसके चालान नहीं भर पाएंगे। भ्रष्टाचार चरम पर है, कोई सा विभाग ले लीजिए, सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। लॉ एंड ऑर्डर की नाम की चीज नहीं है। अभी भी एक मर्डर हुआ है दिल्ली पुलिस में, एक हेड कांस्टेबल थे हमारे यहाँ पेशावा के, उसके गांव की घटना है, उनको मार दिया। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। तो इसका काम यहाँ के लॉ प्रशासन का ठोको वाली नीति, जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि ठोक दो, बस उनके ठोकने का, अब कौन किसको ठोक रहा है यहाँ पता ही नहीं चलता जी। अभी उत्तराखंड के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं तीरथ सिंह रावत जी, उन्होंने अभी हाल ही में एक बयान दिया था। बयान ये था कि महिलाओं को फटी हुई जीन्स नहीं पहननी चाहिए, इससे उनके संस्कार झलकते हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बहुत बड़े लीडर हैं और जीन्स फटी थी या नहीं फटी थी, लेकिन इस तरह का बयान एक नारी का सम्मान एक मुख्यमंत्री की कुर्सी से नहीं देना चाहिए था, और वो टोटल उनका बयान गलत है, हम उसकी भर्त्सना करते हैं। दूसरी बात, इनकी कथनी और कटी में जय जी बहुत बड़ा अंतर है। ये माँ बहन बेटियों की इज्जत करना जानते ही नहीं है। आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जो वीडियो वायरल होते हैं कि इनके बहुत सीनियर लीडर्स महिलाओं की इज्जत आबरू नहीं करते, तो इनसे इस सम्मान की उम्मीद नहीं की जा सकते। जो बीजेपी की मानसिकता है वो कभी कभी छलक के बाहर आ जाती है, यही हमारा स्पष्ट है। जैसे आज भी भाजपा सरकार की 4 साल बेमिसाल चली हुई है यादव जी, आपने देखा होगा, बहुत जोर शोर से इसका प्रचार किया जा रहा है, तो यादव जी क्या कहना चाहेंगे कि भाजपा की 4 साल बेमिसाल नहीं है? देखिए,
भाजपा वाले जितना झूठ बोल सकते हैं, इनसे बड़े झूठ बोलने में कोई माहिर नहीं है। अगर इसका कहीं कंपटीशन हो तो निश्चित रूप से पहले नंबर पाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इनके 4 साल बेमिसाल। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि अगर ये अपने मैनिफेस्टो को लेके आए, देखिए मैनिफेस्टो होता है जब चुनाव लड़े जाते हैं, उससे पहले हम ये लोग करते हैं। मैंने आपसे अभी बात ये कही थी कि इन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, जो जरूरी सेवाएं होती हैं, उसके लिए इन्होंने क्या किया है? इन्होंने एक भी एम्स तैयार किया हो, मेडिकल कॉलेज बड़ा तैयार किया हो, तो आप हमें कहा शिक्षा के लिए ये शिक्षा नीति जो लेके आ रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जिस स्कूल में, जिस कॉलेज में 3000 से बच्चे कम होंगे वो स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। किधर जा रहा है? केवल वो चीज होगी बड़े घरानों में कि जहां पूंजीपति लोग शिक्षा पर भी हावी होने जा रहे हैं। आप नोट कर लीजिए इस बात को, आज से कुछ दिन बाद कि शिक्षा भी पूंजीपतियों के हाथ में चली जाएगी। अब बात आती है कि जब समाजवादी सरकार 55 लाख पेंशन दे रही थी, आप उसका नाम बदल सकते थे, आप अपना और कोई नाम रख सकते थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन 55 लाख परिवारों ने क्या गलती कर दी जो आपने उनकी पेंशन बंद कर दी? गरीब महिलाओं को मिलती थी 500 रुपए महीने के साथ 6,000 रुपए साल, वो आपने बंद कर दी। अगर रूरल में किसी गरीब बच्चे को लैपटॉप मिल जाते थे तो वो अपना काम करता था, उससे और आगे तरक्की करता था, आपने लैपटॉप बंद कर दी। बात जहां तक आती है, आप सांकरा वाला एक इस गंगा नदी पर समाजवादी पार्टी में हमारे पीडब्ल्यू मंत्री ने पुल के लिए आधारशिला रखी और उसका पैसा दिया। हमारी सरकार में उसमें लगभग 80% काम हो गया, थोड़ा बहुत काम बचा था, ये कह रहे हैं अखबारों में दे रहे हैं कि वो काम हमने किया। आपको अगर लीगड़ की बात करते हैं तो जेल फाटक वाला पुल, रेलवे पुल समाजवादी पार्टी में बना, उसमें उसका उद्घाटन हुआ और उसी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी जब अलीगढ़ आए तो एक रिबन उसका भी पर्दा किया। कुल मिलाके जो काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किए थे उसी पे इन्होंने नए सिरे से शिलान्यास करके रख दिया। ये बात करते हैं विकास की, आप हमें ये बताइए कौन सा एक्सप्रेसवे अभी तक इन्होंने बनाया? अलीगढ़ की आप बात करिए, रामघाट रोड यहाँ से 2 किलोमीटर दूर पीएससी, आप वहां पहुंचिए, आज की स्थिति में लगभग रामघाट रोड पे जहां से होके अपना सरकार के मंत्री, राज्य मंत्री संदीप सिंह जी जाते हैं, पूर्व राज्यपाल आदरणीय कल्याण सिंह जी जाते हैं, वहीं से माननीय एमपी साहब राजू भैया भी जाते हैं क्योंकि उनका पैतृक आवास है। उस सड़क पे लगभग 300 मीटर पानी जल भराव है। ये विकास की बात करते हैं। कौन, जब पैच की बात आती है, सड़कों की बदहाली, क्योंकि आपको स्वास्थ्य, सड़कें, सारी चीज चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। उस इंफ्रास्ट्रक्चर गड्ढों का हम गड्ढे भर रहे हैं, गड्ढे यहाँ से बढ़ते हैं, 1 किलोमीटर आगे जाते हैं, पीछे वाले गड्ढे उभर जाते हैं, टोटल पैसा उसमें जा रहा है भ्रष्टाचार, कहीं कोई विकास नहीं। और गाने को, इनको गांव में लोग घुसने नहीं दे रहे, इनके विधायकों को, उनके एमपी को, उनके मंत्रियों को नहीं घुसने दे रहे। और मैं आपको एक बहुत बढ़िया जानकारी ये दूं, किसानों का यहाँ पे गन्ना पीने का साथा मिल है, ठीक है ना? उस साथा मिल में कितना गन्ने पहुंचने के बाद में कितने % चीनी बनी है, आप इसका पता करिए। वहां कोई चीनी न बन के, जो गन्ने का रस है वो चीनी नहीं बन पा रही उससे, और जो रस निकल के आ रहा है वो नालियों में बह जा रहा है। 15 किलोमीटर के एरिया में बदबू फैली हुई है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उसका संज्ञान लेके इस बात को रखें। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 660 मेगावाट का हरदुआगंज पे प्लांट नया लगाया, जिसको विदेशी कंपनी तैयार कर रही है, और जिस दिन वो कंप्लीट होके आएगा बहुत सारी हमारी बिजली की जरूरत है। ऐसे और भी लगाए थे, और इन्होंने बिजली पर क्या काम किया आप इनसे पूछ लीजिए। एक भी इन्होंने कोई प्लांट नया लगाया हो, बिजली के क्षेत्र में कोई काम किया हो, केवल रेट बढ़ाते जा रहे, हमारा खून चूस रहे, विकास के नाम पर नहीं। अब अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने वाली तो बात साहब अलग है, ये कुछ भी कहते रहे, लेकिन जनता इनको नकार रही है। जन निश्चित रूप से
2022 में इनको ही पता चल गया कि आने वाले नहीं है। 2022 में इनने जो काम किए उसको जनता नकार के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, ऐसा हमारा तो आज से हमारे साथ अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष, और इसी तरीके से आप हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।